अस्सलाम वालेकुम सर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर करके आ रहा हूँ FY 2 का, और काफ़ी आसान पेपर था। और जिस तरह आपने पढ़ाया तो मैंने कहा चलें एक किस्म का थैंक यू ही बोल दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा पेपर, और सारा बड़े बड़े टाइमली मैनेज हो गया। और वो था स्टैंडर्ड बेस पेपर पढ़ा था। स्टैंडर्ड बेसिकली आपने जिस तरह से पढ़ाया और हाईलाइट करवाया ना, उसका यकीन करें इतना फ़ायदा हुआ कि मुझसे वहाँ पर एक दो लोग स्टैंडर्ड मेरे मांग रहे थे, उनको मैंने फिर दिए स्टैंडर्ड IS वाले जो थे। आपने हाईलाइट करवाए, मतलब हाईलाइटिंग इतनी अच्छी हुई हुई थी जिस तरह आपने करवाई कि वो बड़े। AS41 एग्रीकल्चर, स्टैंडर्ड का नाम है एग्रीकल्चर। अब ये देखना है, ये स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा सा पहले आपको बताऊं अप्लाई किस पर होता है। ठीक, एग्रीकल्चर में ये आपकी, आप पिंड में चले गए हुए हैं और ये फसलें हैं। क्या जी, ये फसल है, ये पास आपके एक अदद, ये क्या है, दरख्त है। दरख्त के ऊपर आम लगे हुए हैं। इसके पास एक भेड़ है। अच्छी भेड़ बन गई है ना। अच्छा, अब स्टैंडर्ड और साथ ही यहां पर एक घर है, उसके साथ एक अदद गोदाम है। क्या है, गोदाम है। अब इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी, क्या क्या कुछ आएगा, वो बात बाद में करता हूं। पहले थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं कि ये स्टैंडर्ड में क्या क्या कुछ शामिल हो सकता है। ये फसल जो है, ये फसल एग्रीकल्चर है, ये भी इसी स्टैंडर्ड के अंदर फाल करती है। ये जो भेड़ है बेचारी, और ये इसके साथ इसका जो छोटा सा बच्चा है, बस बच्चा भी बना दिया, बस बच्चा समझ लो, ये भी इसी के अंदर फाल करता है। भेड़ का बच्चा यार सही नहीं बना, ना भेड़ सही बनी है ना बच्चा सही बना है। अच्छा जी, तो अब ये दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है। ये IS 41 में नहीं आता, लेकिन ये जो लगी हुई है ना आम, आम दरख्त के ऊपर जो फल लगा हुआ है, ये इस स्टैंडर्ड के अंदर आता है। इसके अलावा ये जिस वक्त तोड़ा गया, जिस वक्त ये पिक किया गया, उतारा गया, हार्वेस्ट किया गया, उस वक्त, जिस वक्त ये उतारा गया उस वक्त भी ये इसी स्टैंडर्ड में आता है। और जो ही ये उतर गया फौरी तौर पर ये एक और स्टैंडर्ड में भाग जाएगा। यहां कौन से वाला सोचकर बताएं, इन्वेंटरी में भाग जाएगा। यस, लेकिन जब ये उतारा जाएगा, जिस वक्त उतारा जा रहा है उसको बोलते हैं, जब उतारा गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आम हमारा है, IS 41 में है। ऑन अदर हैंड यहां पर इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, वूल। क्या लगी हुई है जी, वूल। ये आपने मशीन पकड़ी और इसको उतारे जा रहे हैं, ये मशीन से आपने उतार के, ये वूल पड़ी हुई है। ये क्या पड़ी हुई है, वूल। ये भी पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर IS 41 में है। लेकिन जो ही ये हार्वेस्ट हो गई, उतर गई, अब ये किधर भाग जाएगी, IS 2 के अंदर, इन्वेंटरी में। इसके ऊपर लगी हुई है तो भी किसकी है, 41 में, 41 में ही है, 41 में ही है। जो ही उतर गई ये किस में भाग जाएगी, इन्वेंटरी।
ये इसके ऊपर आम लगे हुए हैं दरख्त के ऊपर, दरख्त हमारा नहीं है, दरख्त जिसके ऊपर फ्रूट लगते हैं ये हमारे हैं, लेकिन ये IS 41 में नहीं आएंगे ये दरख्त। ये तो हमारी इन्वेंट्री कहता हूं, हमारा तो एसेट है। IS 16 में चला जाएगा शायद, ट्री। इसके पास एक और दरख्त लगाया हुआ हमने, ये भी दरख्त हैं। ये किसके दरख्त हैं? लकड़ी के लिए दरख्त लगे हुए हैं, टिम्बर। क्या है जी? टिम्बर। ये IS 41 में आएंगे। किस में आएंगे? IS 41 में आएंगे। बात समझ लग रही है जी? ये घर है, ये क्या है जी? घर ने नहीं आना IS 41 में, ये तो IS 16 है। लेकिन स्कोप पे आ जाए, पहला पैरा स्टैंडर्ड के ऊपर, स्कोप के ऊपर आ जाए कि स्टैंडर्ड अप्लाई किस पर होता है। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू, अप्लाइड, ये किस पर अप्लाई होता है? दो तीन बातें हैं अप्लाई होने की। फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करेंगे तब इनके ऊपर अप्लाई होगा। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है वो भी पढ़ते हैं हम। पहले देख लें किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स पर अप्लाई होगा, एक्सेप्ट बियरर प्लांट। इसका मतलब है बियरर प्लांट के ऊपर अप्लाई नहीं होना। बियर प्लांट क्या होते हैं अभी वो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये अप्लाई होगा बायोलॉजिकल एसेट पर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कहां पर अप्लाई होना जी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। वो मैं भी बता देता हूं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जब उतारा जा रहा है। नेक्स्ट, तीसरी है गवर्नमेंट ग्रांट्स पर। ये बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है। और ये अब आओ बात करें हम नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एसेट होते हैं दो चीजें, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट्स। बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन पैरा नंबर 5 में है। पैरा नंबर 5, बायोलॉजिकल एसेट इज लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट। बस दो बातें, या तो ये लिविंग एनिमल होगा या लिविंग प्लांट होगा। लिविंग एनिमल कौन कौन से होते हैं? शीप्स, भेड़ें, गाय, बकरी, घोड़े। शीप्स, बीफ कैटल। प्लांट फॉर हार्वेस्ट, ऐसे प्लांट्स जो हार्वेस्ट के लिए हैं, मसलन ये वाली बात, ये फसल, ये फसल वीट की फसल है, चावलों की फसल है, आपकी दालों की फसलें हैं जो एक साल से कम कम के अंदर बन जाती हैं और प्रोड्यूस होके कहानी जिनकी खत्म हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? तो लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट्स के ऊपर ये बायोलॉजिकल एसेट, अगर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काम आए तो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का मतलब है हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती क्या है। बात समझ लग रही है? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लिविंग एनिमल, बायोलॉजिकल एसेट्स जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लाजमी नहीं है सारे एनिमल हो। मसलन फॉर एग्जांपल एक कुत्ता है, पेट घर में रखा हुआ है, किस लिए रखते हैं? घर में कुत्ते क्यों रखते हैं? क्यों? उनकी रखवाली के लिए, रखवाली के लिए रखते हैं भाई। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुत्ते रखे होते हैं, ना कि उनसे बच्चे पैदा करना। अगर मकसद होता ना कुत्तों से बच्चे पैदा करके बेचने हैं तो फिर ये होनी थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर रखा हुआ है ना घर में कुत्ता और कुत्ते का बच्चा, तो वो किस लिए है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा है आपने। अगली मिसाल लिविंग एनिमल की, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में
शेर, शेर किस लिए रखे हुए? बस बिजनेस एक्टिविटी है उसके लिए, ना कि उन शेरों से बच्चे पैदा करना। अगर तो होता ना उनका मकसद वहां पे रखना शेर की नस्ल बढ़ानी है, उनसे बच्चे पैदा करवाने हैं, तो फिर ये आ जाना था IS 41 के तहत, फिर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी थी। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, तो ये मैंने आपको मिसालें दी हैं, सारे लिविंग एनिमल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं होते, सारे प्लांट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के नहीं होते। हाँ कुछ होंगे, प्लांट फॉर हार्वेस्ट आएंगे, क्रॉप्स होंगी, सालाना क्रॉप्स, प्लांट फॉर विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड, जिससे आपके मसलन झाड़ियां लगी होती हैं, झाड़ियां नहीं, टी बुशेस, क्या टी बुशेस, जिससे हम टी हासिल करते हैं, ये आ जाएगी, लगी हुई हैं, सारा साल चलती है टी बुशेस, खत्म होके फिर से आ जाती हैं, खत्म होती हैं फिर से आ जाती हैं, उतारते हैं फिर से आ जाती हैं, लेकिन ये इसके अंदर फाल करती है। अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होती है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है। पैरा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है जी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी, मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जी? पहली चीज मैनेजमेंट करती है बाय दी एंटिटी, पहली चीज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पहली चीज, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं पहला। नंबर 2 हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, अब यहां पर आ जाए, हार्वेस्ट है दूसरे नंबर पर, क्या है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मकसद क्या है? ये आम उतारना, इसका मकसद क्या है? बाद में क्या कर दोगे? बेच दोगे, पहला। दूसरी चीज हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर कन्वर्जन इनटू अनदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये हम निकालते हैं, वूल उतारते हैं, वूल उतार के क्या बनाते हैं? जुराबें, वो एक और मकसद पूरा करना है उससे। तीसरी चीज और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, और अगर ये वाले हमने भेड़े रखी हों किस मकसद के लिए? कि इससे बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा होके क्या एक और बायोलॉजिकल एसेट, एक और लिविंग एनिमल आ जाएगा। तो अगर मकसद ये है, आपकी फार्मिंग ये हो रही है कि आप रख ही क्या रहे हैं, भेड़ें पाली हुई हैं, उनसे क्या निकलेंगे? बच्चे, बच्चे बड़े होंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे और बच्चे होंगे, तो ये क्या है? एडिशनल। ये क्या है? एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स है। बात क्लियर होगी? तो अगर मकसद हो बच्चे, बच्चों के बच्चे, आगे फिर से बच्चे, तो फिर ये क्या है? किस में आएगा? IS 41 के तहत आएगा। बात समझ लग रही है? अच्छा, ठीक हो गया जरा। अब आप आ जाएं पैरा नंबर 4 के अंदर, एक बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल्स स्टैंडर्ड में मौजूद हैं, और ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके 108 के पेज के ऊपर तस्वीरों के साथ मौजूद हैं। तो क्या है? बायोलॉजिकल एसेट पहले नंबर पे शीप है, उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या निकलती है? वूल। और वूल से आगे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? प्रोडक्ट्स दैट आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। उससे क्या बनते हैं? यार्न बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, जुराबें बनती हैं, पता नहीं क्या कुछ बनता है। फिर ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन, जंगल है जहां से सिर्फ लकड़ियां हासिल करने के लिए दरख्त लगाए गए हैं, और कोई मकसद नहीं है, ना छांव मकसद है ना कुछ और, ना उससे कोई दरख्त से फल उतरने हैं। तो ये वाले जो दरख्त है ना, ये वाले दरख्त, ये हैं टिम्बर वाले। टिम्बर से हमें फॉल्ड ट्रीज मिलेंगे, जब हम काटेंगे तो ट्रीज, गिरे हुए ट्री मिलेंगे, उससे हम लंबर बनाएंगे, उससे हम सोफे बनाएंगे, उससे हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे। डेयरी कैटल, डेयरी कैटल वो क्या देती है? मिल्क, मिल्क 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 मिल्क, यहां पे आएगा मिल्क,
यस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? मिल्क, वूल, मीट, मुख्तलिफ चीजें हैं। और मिल्क से क्या बनेगा? दही, दूध, चाय, चीज। फिर पिग्स, पिग्स क्या होते हैं? सुअर। ये आपकी तस्वीर में मिलेंगे 108 पर जनाब। उन्होंने सुअर मेरा ख्याल है नहीं डाले होंगे। हाँ नहीं डाले हुए, अच्छी बात है नहीं डाले हुए। तस्वीर के अंदर सुअर लाना तो नहीं अच्छी बात है ना, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो हर किस्म की मिसाल देनी है। नेक्स्ट आ जाए, मैं भी नहीं बताता। कॉटन प्लांट, फसलें, ये फसलें हैं कॉटन जिससे आनी है। इससे हार्वेस्ट क्या होगा? कॉटन हासिल होगी, हार्वेस्टेड कॉटन। फिर उससे क्या बनेगा? आपके पहनने वाले ये पैंट कोट। फिर शुगर केन है, गन्ना, गन्ने से क्या निकलेगा? हार्वेस्टेड गन्ना, गन्ने से फिर चीनी बनेगी। टोबैको प्लांट्स हैं, टोबैको प्लांट से आपकी लीव्स उतरेगी, फिर सिगरेट बनाएंगे उससे। टी बुशेस से पिक्ड लीव्स उतरेंगे और उनसे क्या बनाएंगे हम? चाय। ग्रेप वाइन छोड़ दो। फ्रूट ट्रीज, फ्रूट के दरख्त, दरख्त से पिक्ड फ्रूट हो गए, प्रोसेस्ड फ्रूट्स उससे निकले बनेगा, जूसेस बनेंगे। बाकी बातें काफ़ी हैं। रबर ट्रीज, उससे क्या निकलेगा? लैटेक्स निकलेगा और उससे रबड़ बनेगा। अब इसके नीचे इस स्टैंडर्ड में, इस एग्जाम्पल के नीचे जो बातें लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल टी बुशेस, ग्रेप वाइन, ऑयल पाम्स एंड रबर ट्रीज usually meet the definition of bearer plant and are within the scope of IS 16. Tea bushes, grapevines, oil palms and rubber trees usually meet the definition of bearer plant. Bearer plant हमारे स्टैंडर्ड में नहीं आता, पूरी बातें सुनने दे। However, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। The produce growing on bearer plant, for example tea, grapes, oil palms, fruit, latex is within the scope of IS 41. ये बिल्कुल यही वाली मिसाल है कि मैंने कहा ये जो दरख्त है, ये दरख्त IS 41 में आएगा। किस में आएगा? IAS 16 में आएगा। और ये जो आम है ये IAS 41 में आएंगे। ये बियरर प्लांट की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब हमें पता चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि बियरर प्लांट क्या बला होती है, क्योंकि जब तक हमें इनके अल्फाज का नहीं पता होगा, इसकी वोकैबुलरी का नहीं पता होगा, हम सही तरीके से आगे नहीं चल पड़ेंगे। ले जी, अगली चीज क्या देखनी है जी? बियरर प्लांट। ले जनाब, पैरा 5 के अंदर आपको बियरर प्लांट की डेफिनेशन मिलेगी। आपको यहां से पढ़ा क्यों रहा हूं? ताकि आप नकल मार सकें। बियरर प्लांट एमसीक्यू इसके यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, इन्हीं चीजों में से। बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बियरर प्लांट वो हैं जो यूज होते हैं कि इनसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल की जा सके। And is expected to bear produce for more than one period, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे 1 साल से ज्यादा अरसा आम, 1 साल से ज्यादा अरसा अमरूद, 1 साल से ज्यादा अरसा टी हासिल की जा सकती है। तीसरी चीज, हैज अ रिमोट लाइकलीहुड, बहुत कम चांसेस हैं ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और बहुत कम चांसेस हैं कि मैं इसको काटूंगा और लकड़ी के तौर पे बेचूंगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, लकड़ी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और मेरे चांसेस बहुत कम है कि मैं इसको काट दूं, बहुत कम चांसेस हैं कि टी बुशेस को उतार दिया जाए, बहुत कम चांसेस हैं कि आम के दरख्त को गिरा दिया जाए, जबकि वो आम दे रहा है। जब आम देना बंद कर देगा तो अलग बात है, फिर डिस्पोजल कर देंगे IS 16 से। बात क्लियर हो गई जी? एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल, एंड पर अगर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल के तौर पर अगर मैं बेच दूं कि वो अब आम देना बंद कर गया, उसके ऊपर बिल्कुल ही ऐसे आम लग रहे हैं जो
किसी काम के नहीं है, तो फिर मैं इंसिडेंटल उसको काट दूंगा और स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन रूटीन में मेरा इरादा इसका ये नहीं है। सो दिस इज द बियरर प्लांट। ये क्या जी? बियरर प्लांट। इसके ऊपर आम लगते हैं, आम IS 41 में आते हैं। आम किस में आते हैं? IS 41 में आते हैं। तो IS 41 में कितनी चीजें हुई फिर? बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि लिविंग एनिमल है, लिविंग प्लांट है, प्लांट्स ये वाले, ये एक साल से कम कम अरसे में प्रोड्यूस दे जाते हैं, या ये आम वगैरह दरख्त के ऊपर लगने वाले जो फल है वो। लिविंग एनिमल कौन से होते हैं? जो जिंदा एनिमल होते हैं वो उनमें से, लेकिन वो बायोलॉजिकल एसेट एक्सेप्ट फॉर लिविंग प्लांट्स और ट्रांसमिशन के लिए, हार्वेस्ट के लिए जी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 2-3 है, उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या चीज होती है जी? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करना। अच्छा जी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आगे डेफिनेशन दी गई है जी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? इसमें क्या क्या कुछ आता है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्राइजेज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। भेड़ बड़ी हो गई, भेड़ ली थी 1 साल की, अब 2 साल की हो गई, धुंधी हो गई, चौगी हो गई। आपने इसको ग्रोथ के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? ग्रोथ के लिए लिया है। या फिर डीजनरेशन, जी खत्म करने लगे हैं जी, बेचने के लिए, हलाल करने के लिए इस्तेमाल आपने कर दिया है। ठीक है जी। प्रोडक्शन, छोटे 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 से नन्हे नन्हे से ग्रोथ, जनरेशन, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से क्या कर रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं। ये बायोलॉजिकल क्या हो रही है जी? ट्रांसफॉर्मेशन है। कितनी चीजें आ गई हैं? ग्रोथ, बड़े करने के लिए, बड़ा करके बेच देंगे। मसलन हमने लिए हैं ढेर सारे शीप्स जो कि 2-2, 3-3 महीने की हैं, साल बाद हम क्या करेंगे? ईद आएगी तो बेच देंगे। यह ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही कर रहे हैं। डीजनरेशन हमने रखे हुए हैं, जरूरत है कि इसके लिए हलाल करने के लिए आप डीजनरेट। फिर प्रोडक्शन के लिए मजीद इनसे मजीद क्या करने हैं? नन्हे नन्हे से बच्चे हासिल करने। फिर प्रोक्रिएशन दैट कॉज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बायोलॉजिकल एसेट, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज आए, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉस्ट टू सेल, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, कहानी खत्म हो गई है। कॉस्ट टू सेल नहीं, कॉस्ट टू बेचने का खर्चा। कॉस्ट टू सेल क्या जी? बेचने का खर्चा। अब अकाउंटिंग बहुत ही आसान है इसकी, वेरी इजी। अच्छा, 5A के ऊपर आओगे तो लिखा हुआ है फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बियरर प्लांट कौन कौन से नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर क्या चीज आनी है? विच आर नॉट बियरर प्लांट, ऐसे लिविंग प्लांट्स जो बियरर प्लांट ना हो, तो वो उसकी लिस्ट है। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू हार्वेस्ट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर, हाईलाइट कर लें। ये बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे और हमारे IS 41 के अंडर आ जाएंगे। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्लांट्स की बात की जा रही है, दरख्तों की बात नहीं की जा रही है। ट्रीज नहीं लिखा हुआ, प्लांट्स लिखा हुआ है। विच इज देयर मोर देन remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than incidental scrap value. For example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber. कुछ ऐसे होते होंगे जिनसे हम लकड़ी भी लेते होंगे और उससे फल भी कोई ना कोई हासिल करते होंगे।
एनुअल क्रॉप्स मेज वीट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये आपकी डेफिनेशन बियर प्लांट के अंडर नहीं आते हैं। जनाब 5B बहुत इंपॉर्टेंट है। 5B लिखा है 5B के अंदर, अगर ये वाला प्लांट जो बियर प्लांट था ये अल्टीमेटली फल देना बंद कर गया है और अब मुझे इसको बेचना पड़ रहा है, तो अब ये बियर प्लांट की लिस्ट से निकल नहीं जाएगा, ये वही रहेगा, ये IAS 16 के तहत ही रहेगा। ये नहीं वो छलांग मार के कभी एकदम से IAS 41 में आ जाए, कभी ये वापस IAS 16 में चला जाए। ठीक, तो छलांगे नहीं मारेगा, ये बियर प्लांट ही रहेगा। 5B में ये क्या है, उसने कहा कि ये लाजमी नहीं है कि इंसिडेंटल सेल वुड नॉट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम सेटिस्फाइंग डेफिनेशन ऑफ बियर प्लांट, मींस बियर प्लांट ही रहेगा। फाइव सी के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट इज बायोलॉजिकल एसेट, और बायोलॉजिकल एसेट हमारी किस में आएगी, वही मैंने बात कि ये जो आम लगे हुए हैं ये 5C बता रहा है कि ये बायोलॉजिकल एसेट है और ये IAS 41 के तहत डील होगा। नेक्स्ट आपने पैरा 6 खुद पढ़ लेना है। क्या करना है बच्चों, पैरा 6 खुद पढ़ लेना है, थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा जी बच्चों जी, पैरा 8 पर आ जाए। जनरल डेफिनेशंस, फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड। नंबर 1, कैरिंग अमाउंट is the amount at which the asset is recognized in the statement of financial position। ये बड़ी अच्छी सी इंफॉर्मेशन दी है स्टैंडर्ड में। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केटेबल पार्टिसिपेंट। ये भी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है, हमें पहली दफा पता चली। गवर्नमेंट ग्रांट्स एज IAS 20, पैरा 10 इज द कोर ऑफ दिस स्टैंडर्ड। पैरा 10 क्या जी, इस स्टैंडर्ड की कोर है, इसकी बेसिस के ऊपर हमने सारी काउंटिंग करनी है। कहता है एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन। बायोलॉजिकल एसेट या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ तब द एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट, एंटिटी के पास कंट्रोल हो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी रिलायबली मेजर। वही IAS 16 की डेफिनेशन। क्या जी, IAS 16 की डेफिनेशन, तब हमने रिकॉग्नाइज करना है। अब 12 नंबर पैरा और 13 नंबर पैरा हमें बताएगा कि हमने लिखना कितने पर है। पहले तो हमने कहा ना कि हमारे कंट्रोल में और हमें बेनिफिट देगा, तो हमने लिखना है उसे। बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। स्टार्ट पर भी, जब हमने लिखना है तब भी, और जब साल एंड आना है तब भी, एक ही काउंटिंग। कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये काउंटिंग डिफरेंट है बाकियों से। शुरू में भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, अभी बेचा नहीं, अभी तो खरीद के ला रहे हैं, अभी बेचा नहीं, अभी तो मैं भेड़ें खरीद कर ला रहा हूं ताकि वो उन्हें बड़ा कर सकूं, फिर बाद में ईद पर बेच सकूं। जो ही मैं खरीद कर लाऊंगा, लेकर आऊंगा, और खरीद तौर पे मैंने सोचना है अगर मैं इसे आज ही बेच दूं तो कितने पे बेचूंगा, यानी कि फौरी तौर पर खरीदने के ऊपर ही हमें गेन या लॉस हो जाएगा। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। एक्सेप्ट फॉर द केस डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 30, ये बाद में देखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
सारी की सारी काउंटिंग में बस यही एक ही चीज है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स।